नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, भारत में कुपोषण का एक प्रमुख कारण एनीमिया को माना गया है। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि उनके शरीर के भीतर खून की कमी है, उनका हीमोग्लोबिन कम है, वो एनीमिक है। दरअसल दर्शकों, भारत सरकार के साथ साथ आयुष मंत्रालय लगातार एनीमिया को लेकर कई तरह की जागरूकता अभियान चलाए हुए है। कुपोषण और एनीमिया मुक्त भारत को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज का हमारा ये कार्यक्रम भी एनीमिया को लेकर ही आधारित है। दरअसल दर्शकों, एक स्वस्थ शरीर के लिए नई रक्त कोशिकाओं का बनना बेहद ज़रूरी माना जाता है। ऐसी स्थिति ना होने पर हम कहीं ना कहीं एनीमिया बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम एनीमिया को करीब से समझेंगे, जानेंगे, इसके कारणों को समझेंगे और साथ ही साथ दर्शकों ये भी जानेंगे कि आखिर आयुर्वेद के जरिए हम किस तरह से एनीमिया का मुकाबला कर सकते हैं, एनीमिया से मुक्ति पा सकते हैं। और इस कड़ी में एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ डॉक्टर रत्ना त्रिपाठी जी है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय से। तो चलिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो जैसे कि डॉक्टर साहब हमने कहा है कि लगातार कुपोषण और एनीमिया मुक्त भारत को लेकर लगातार केंद्र और आयुष मंत्रालय काम कर रहे हैं। अगर एनीमिया की यहाँ पर बात की जाए तो आम भाषा में हम कहते हैं कि खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है। लेकिन आज आपसे हम जानना चाहते हैं आखिर एनीमिया की ये बीमारी क्या है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एनीमिया या रक्ताल्पता, खून की कमी, साधारण शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो हम इसे खून की कमी कह सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए शब्द है रक्ताल्पता और पांडु। आयुर्वेद में पांडु भी है, जिसका मतलब है कि आपके शरीर का रंग जो है पांडु वर्ण का या धूसर हल्का सा सफ़ेद सा हो जाए तो वो बीमारी पांडु है। एनीमिया अपने आप में एक बीमारी भी है और कई अन्य बीमारियों का एक लक्षण भी है, सिम्टम भी है। हम दोनों तरह से इसको देखते हैं। तो यदि आप इसकी बात करें तो जैसे अब हम एक ब्लड की बात करते हैं, रक्त की बात करते हैं, तो रक्त के अपने बहुत सारे ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें इसका प्लाज्मा है और सेल है, दो मेन पार्ट होते हैं। 55% तो प्लाज्मा होता है ब्लड में और 45% सेल्स होती हैं। उस सेल में भी आपकी 3 तरह की सेल होती हैं। उसमें एरिथ्रोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है और आपका थ्रोम्बोसाइट्स है। आपके जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, जिनको आरबीसी कहते हैं, जिसके कारण आपके खून का रंग लाल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन से इसमें पाया जाता है आरबीसीज में। फिर आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसको हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, वो 5 टाइप की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। तो ये जो आपकी ये वाइट कलर की होती हैं, इसलिए इनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इन्हीं के कारण होता है। कोई भी इन्फेक्शन आए तो उस इन्फेक्शन से लड़ने का काम खून में उपस्थित यही सेल्स करती हैं। फिर तीसरी आपकी आती है थ्रोम्बोसाइट्स, जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। और डेंगू में आपने खूब सुना होगा, प्लेटलेट्स कम हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गया, प्लेटलेट्स चढ़ानी है, प्लेटलेट्स की नारियल पानी पीजिए, गन्ने उसका पपीते का जूस पीजिए, आपने खूब सुना होगा। तो प्लेटलेट्स जो खून को जमाने का काम करती हैं। तो ये 3 तो सेल हो गई। अब प्लाज्मा में भी है। प्लाज्मा में 91% तो पानी है और 9% उसका सॉलिड पार्ट है। उसके सॉलिड पार्ट में भी आपका 7.5 तो प्रोटीन है और 1.5 मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट फैट है। सोडियम, पोटेशियम ये भी चाहिए बॉडी को, तो ये हैं। और जो आपका जो प्रोटीन है, जो प्लाज्मा का 7.5% पार्ट बना रहा है, उसमें भी 4 तरह के प्रोटीन है। एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो 4 तरह के ये इसमें प्रोटीन होते हैं। तो ये एक मोटा मोटा हो गया कि ब्लड क्या है। अब इसमें जो हम एनीमिया कहते हैं, वो आरबीसी की किसी कारण से शरीर में अगर कमी हो जाए तो उसके कारण हमें बॉडी का जो कलर होता है हल्का सा पेल दिखता है, तो हम इसको कहते हैं कि इसको एनीमिया हो गया है। तो और उसको आप कैसे जांच कर सकते हैं? आप अपने इसको आँख के नीचे वाली पलक के अंदर के उस हिस्से को देखिए। अगर आपको वो रेड नहीं दिख रहा है, हल्का सा पेल दिख रहा है, गुलाबी रंग का दिख रहा है, तो आपको मानना चाहिए कि क्या कहते हैं, हाँ हो सकता है कि आपको एनीमिया हो और फिर उसकी जांच करानी चाहिए। बिल्कुल।
तो आपने डॉक्टर साहब बताया कि क्योंकि हम एज ए लेमैन हम समझते हैं एक रक्त होता है, उसमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, लेकिन आपने जानकारी दी कि हमारा रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। कारण यहाँ पर आरबीसी, आपने बोला उसमें आरबीसी की कमी कहीं ना कहीं होती है, तो एनीमिया होने के पीछे वजह क्या होती है? एक आम शरीर में जब एनीमिया के सिम्टम्स नजर आते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होती है? देखिए, बहुत सारी वजह होती हैं। फर्स्ट तो है कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि आपके शरीर में आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12, इनकी डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि ये आपके आरबीसीज बनाने में हेल्प करते हैं। आयरन बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स है आपके हीमोग्लोबिन का, तो उसकी कमी होती है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, तो इसके कारण होता है, तो इन्हें हम डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। दूसरा, आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, क्योंकि अब आपके शरीर में जब तत्व ही नहीं जाएंगे तो कहाँ से बनेगा? अब प्रोटीन ही नहीं जा रहा है तो कहाँ से आप बना लेंगे? खाना ही नहीं खा रहे आप ढंग से, तो इसके कारण एनीमिया होता है। फिर इन्फेक्शन है, चाहे मलेरिया हो, मलेरिया में आपकी आरबीसीज टूटती हैं तो हेमोलाइसिस होता है, तो फिर एनीमिया का एक लक्षण आपको नज़र आता है। बच्चों में वर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन होता है कि बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो आयुर्वेद में तो जो उसके 5 टाइप बताया गया उसमें एक मृदा भक्षण जन्य जनित पांडु भी कहा गया है। पांडु के 5 प्रकारों में आयुर्वेद में महर्षि चरक कहते हैं। तो यानी कि मिट्टी खाने से, जब आप मिट्टी खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पेट में इन्फेक्शन चला जाता है, तो हुकवर्म के कारण भी मेन कारण है एनीमिया का बच्चों में वो, जिसके कारण फिर गवर्नमेंट को अपनी स्कीम में चलानी पड़ रही है कि हम हर बच्चों को अप टू 12 एल्बेंडाजोल खिलाएं ताकि उनके पेट से वर्म इन्फेस्टेशन कम हो और एनीमिया में कमी आए। उसके बाद है डिजीज़, कई डिजीज़ हैं जिसके कारण होता है, जैसे आपकी क्रोनिक किडनी डिजीज़। अगर किसी को किडनी की डिजीज़ है तो किडनी में इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करती है किडनी, जो आपके बोन मैरो में काम करके वहाँ से ब्लड बनाता है। तो जब किडनी में डिजीज़ होगी तो वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कम हो जाता है, जिसके कारण फिर आपका खून कम हो जाता है, तो एज अ सिम्टम है। अच्छा, बोन मैरो की कोई डिजीज़ हो गई, बोन मैरो फेलियर हो गया, आपकी बोन मैरो में कोई एब्सेस हो गया, तो इसके कारण फिर आपके शरीर में, क्योंकि बोन मैरो ढंग से काम नहीं कर पाएंगी, तो फिर आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। कैंसर भी बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण खून की कमी होती है। और कई दवाइयाँ हम कई बीमारियों की ऐसे खाते हैं जो हमारे बोन मैरो के काम को सप्रेस कर देती है, जिसके कारण फिर खून बनना कम हो जाता है, तो इसके कारण भी फिर एनीमिया के रूप में हमें वो दिखाई देता है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण एनीमिया होता है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, कई बीमारियां होती हैं जिसमें शरीर से खून, ब्लड का लॉस होता है। जैसे माना एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया आएगा। लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर, जो हमारी बड़ी हड्डियां होती हैं, अगर उसमें फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पे फिर ब्लड लॉस होता है, फिर एनीमिया होता है। कई बीमारियां शरीर में ऐसी हैं, जैसे महिलाओं में है, माहवारी में अधिक खून हो जा रहा है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे फिर एनीमिया के लक्षण हमें मिलेंगे। या किसी को लंबे समय तक ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो फिर वहाँ पे लगातार धीरे धीरे ब्लड लॉस होगा, तो हमें फिर क्रोनिक एनीमिया वहाँ पर मिलेगा। या पेप्टिक अल्सर, जिसके कारण फिर ब्लड लॉस होता है, हमें वो स्टूल में मलीना के रूप में मिलता है, ब्लैक स्टूल, तो वो वहाँ पर भी ये सब कारण जो है मेन कारण जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने जानकारी दी कि आरबीसीज कम बनने के साथ साथ रक्त का जो बहाव होता है, या कहीं एक्सीडेंटल केसेस में भी अगर हमारा रक्त ज़्यादा बह गया है तो उससे भी कहीं ना कहीं एनीमिया की गिरफ्त में हम आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या एनीमिया भी कई प्रकार के होते हैं? आपने अभी जिक्र किया था कि बच्चों में कई बार मिट्टी खाने से भी एनीमिया, या पेट में गड़बड़ होने से, तो अगर होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं ये हमारे शरीर को? देखिए, आयुर्वेद तो कहता है 5 प्रकार के। आयुर्वेद कहता है कि वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और मृदा भक्षण जन्य जनित, 5 प्रकार के तो आयुर्वेद कहता है। मॉडर्न के हिसाब से हम इसको कहते हैं डेफिशिएंसी एनीमिया, और एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। इसको हम इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। और क्योंकि जो रक्त है वो शरीर का बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स है। आपके देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो हमारी ऑक्सीजन है तो वो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। और क्योंकि हर सेल को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपनी एक्टिविटी को चलाने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, तो वो उसे एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद जब सेल के अंदर वो ऑक्सीजन जाती है तो वहाँ पे चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो,
का विघटन करना हो या कुछ भी हो, उसको एनर्जी के लिए जो फिर वहाँ पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वहाँ पर फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल से थ्रू ब्लड और थ्रू आरबीसी ही लंग तक आती है और फिर वहाँ से बाहर निकलती है। तो यानी कि हर सेल की एक एक एक्टिविटी के लिए अच्छा बिल्कुल इसलिए ज़रूरी है। अगर कहीं पर भी अच्छा लंग में अगर माना कोई डिजीज़ हो गई तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेगा तो फिर वो बॉडी में भी नहीं पहुँच पाएगी। तो ये सब चीज़ें बॉडी पे असर डालती हैं, एक एक सेल पे, इसलिए खून की कमी का असर पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आम व्यक्ति, क्योंकि ऐसे पहचान मुश्किल, आपने बताया कि आंखों की अंदर हम देख सकते हैं या फिर सफ़ेदी अगर चेहरे पर ना है, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं कि हम डिटेक्ट कहीं ना कहीं घर पर कर सकें और उसके बाद हमें डॉक्टर पर जाना चाहिए? तो घर पर कैसे पहचाने कि कहीं इनको एनीमिया की शिकायत तो नहीं है? शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आदमी को थकान रहती है कि उसको हर बार थोड़ा सा भी काम करेगा थक जाएगा कि मुझे बहुत थकान हो रही है। उसको अपना एनर्जी लेवल बहुत लो फील होता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता, पहले मैं इतना काम करता था, थोड़े भी काम करने में मुझे थकान होती है। सांस फूलेगी कि मतलब थोड़ा से एक्सर्शन में थोड़ा मैं 4 सीढ़ी चढ़ गए तो एकदम सांस फूलने लग गई। उसके बाद मतलब माइल्ड एनीमिया में आपको मिल जाएगा। कानों में आवाज़ सी आती है, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल बिलो 10 चले जाए 9, 8, 7, 8, 9 तो आपको कानों में आवाज़ सी आनी शुरू होती है। कर्णस्वेद इसको कहते हैं, टिनाइटिस की मतलब आवाज़ सी आती है। दूसरा आपको पैल्पिटेशन, आपको लगता है कि आपकी हार्ट की जो बीट है वो बढ़ गई है और आपको महसूस होता है कि हाँ कि नहीं मेरा हार्ट धक धक कर रहा है। एक नॉर्मल इंसान में आसानी से हार्ट बीट महसूस नहीं होती, लेकिन वहाँ पे उसको पैल्पिटेशन महसूस होगी, गिडीनेस, चक्कर आएंगे, गिर जाएगा। लो ब्लड प्रेशर कि अचानक से ब्लड प्रेशर लो हो गया तो ये उसको, और हेडेक, कई बार सर दर्द भी होता है। सर दर्द का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि खून की कमी, वो महिलाओं में इसलिए अधिक सर दर्द की प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं उनमें खून की कमी पुरुषों के मुकाबले अधिक होती है। तो डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट आपके पास आते हैं तो किस तरह की जांच के जरिए एनीमिया की ये जो कमी है, एनीमिया की जो बीमारी है वो पता लगती है? तो कौन कौन सी शुरुआती जांच है, या फिर किसी व्यक्ति को अगर इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हो तो कौन कौन सी ऐसी जांच करा सकता है ताकि उसको एक हिंट मिल जाए और फिर वो डॉक्टर के पास जाए? नहीं, बहुत सिंपल जांचें हैं। आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए और एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर करा लीजिए तो उसमें पता लग जाता है कि आप मतलब एनीमिक हैं या नहीं है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेडीज़ का 11.5 से ऊपर और जेंट्स का 12, 12.5 से ऊपर आ रहा है, 13 से ऊपर आ रहा है तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन यदि आपका हीमोग्लोबिन 11 to 9 के बीच में है तो आप माइल्ड एनीमिक पेशेंट हैं, और अगर 7 to 9 है तो मॉडरेट, और अगर बिलो 7 है तो सीवियर एनीमिया के लक्षण हैं। अगर सीवियर एनीमिया में तो आपके पाँव में स्वेलिंग वगैरह भी आनी शुरू हो जाती है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं, पेट फूल जाता है, भूख भी नहीं लगती, तो कई सारे उसमें फिर सिम्टम्स वो आने शुरू हो जाते हैं। माइल्ड एनीमिया में तो होगा कि जैसे जब आयुर्वेद के हिसाब से जो उसके पूर्व रूप हैं कि मतलब अभी एनीमिया है नहीं लेकिन हाँ हो सकता है, तो आपको जैसे पसीना नहीं आएगा, आपको घबराहट हो जाएगी, आपको थकान महसूस होगी, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में ये एनीमिया में कन्वर्ट हो जाए। तो जब आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं या पूर्व रूप हैं तो आप उसको अपने डाइट से ही उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस कॉज से मतलब आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, टाइम से नहीं खा रहे, या आपने अपने खाने में फाइबर्स कम कर दिए हैं, या आप मिट्टी वगैरह खा रहे हैं, तो आप उसको अगर अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो सिम्टम वहीं पर अपने ठीक हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो उससे आगे बढ़ गए, अगर वो माइल्ड से मॉडरेट में चले गए, तो फिर वहाँ पर आपको डाइट के साथ साथ आपको थोड़ी सी दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी, हल्की फुल्की दवाइयाँ। लेकिन अगर सीवियर में चलेगा तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही बचता है। आपको फिर डाइट भी करनी पड़ेगी, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वहाँ पर फिर मेन हो जाता है। लेकिन अगर मॉडरेट तक है तो फिर तब मेडिसिन से आप मेडिसिन और डाइटरी चेंज से आप उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब एक बार डायग्नोज हो जाता है कि आपको एनीमिया है, ये माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स भी आप कहीं ना कहीं देख लेते हैं, एनीमिया को इग्नोर करना हमारे शरीर के लिए कितनी बड़ी गलती हो सकता है? आगे चलकर ये किस तरह से हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको प्रभावित करता है? और अगर कोई एनीमिक होने के बावजूद अपना सही तरीके से इलाज नहीं कराता है तो कितना घातक उसके जीवन के लिए हो सकता है? देखिए, बहुत ही देखिए, आयुर्वेद में रक्त को जीवन कहा गया है। जो आयुर्वेद में 7 धातुएं मानी गई हैं, तो रक्त को दूसरी धातु माना गया है। तो जो उसमें है कि प्रीणम जीवनम लेपम करके है, तो यानी कि जो रस रक्त के काम है, तो रक्त का काम उन्होंने जीवन बताया है। तो यानी कि जब आप रक्त है तभी जीवन है, जब रक्त नहीं है तो जीवन ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने रक्त का काम में जीवन बताया है।
तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर से प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम दिया जाता है, ताकि क्योंकि उस समय बच्चे के शरीर में बोन और उसके आरबीसीज का डेवलपमेंट होता है, माँ के शरीर में भी डेफिशिएंसी ना हो और बच्चे को भी मिले, तो इसलिए आयरन आप 3 मंथ्स के बाद लेडी को देना शुरू कर देते हैं टैबलेट के फॉर्म में। उससे पहले वो डाइट में तो अपना कर ही सकती है, लेकिन हाँ क्योंकि एक्स्ट्रा ज़रूरत है उसको अपने लिए भी और अपने गर्भ में पल रही संतान के लिए भी, तो हम भारत सरकार की तरफ से भी ये स्कीम है कि आफ्टर 3 मंथ्स उसको वो ज़रूर मिलेगा कि वो खाए और पोषण आहार भी ले। तो अगर वो नहीं लेती, सीवियर एनीमिया अगर उसको होता है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मॉर्टिलिटी के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। बच्चा अगर प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई तो बच्चा आपका प्री मेच्योर पैदा होगा, उसकी इम्यूनिटी कम होगी, उस बच्चे के लिए सर्वाइवल फिर मुश्किल होता है और फिर आगे चल के भविष्य में भी उसके साथ प्रॉब्लम बनी रहती है। और अगर सोचिए अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी किसी की मदर की डेथ होगी तो उस न्यूनेट को पालना कितना मुश्किल होता है। तो ये इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तो रही प्रेगनेंसी। अच्छा, अगर आप माना यंग कोई एडल्ट है, उसमें अगर खून की कमी हो रही है तो उसकी वाइटलिटी कम हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कोई भी बीमारी उसको आराम से, वो किसी भी बीमारी से बीमार पड़ सकता है। तो मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों बढ़ जाती है यदि आपके शरीर में खून की कमी होती है। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एनीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, महिलाओं में एक तो उनके हर मंथ जो माहवारी आती है उसमें उनका ब्लड और कैल्शियम दोनों का लॉस होता है, तो एक तो इसलिए उनको ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा। दूसरा क्या होता है, अगर वो चाइल्ड बियरिंग एज में है, अगर वो प्रेगनेंसी है, तो तब उसको मैंने बताया कि बच्चे के वहाँ पे बनती है आरबीसीज, तो उसको वहाँ पर इसलिए चाहिए एक्स्ट्रा। तीसरा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत ब्लड लॉस होता है, मतलब आप मान के चलिए कि आधा 1 लीटर ब्लड लॉस मामूली बात होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर किसी में नॉर्मल है तब भी इतना ब्लड लॉस होता है, और अगर सीवियर किसी में ब्लड लॉस हो रहा है तो इससे अधिक होगा। तो यदि उसके शरीर में पहले ही ब्लड कम है तो फिर वो कैसे, अच्छा ब्लड अगर कम होता है तो फिर ब्लीडिंग रोकना भी मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे वहाँ पर, जितने थ्रोम्बोसाइट्स और वो प्लेटलेट्स हैं, जब वो कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग रोकना भी मुश्किल होता है। इसलिए सीवियर एनीमिया में ब्लीडिंग रोकना सबसे मुश्किल काम होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो यदि आपके शरीर में रहेगा खून सही, तो हम वहाँ पर डिलीवरी के वक्त भी ब्लड लॉस कम होगा, और जितना कम ब्लड लॉस होगा उतनी जल्दी आप रिवाइव करते हो। तो आप अपने आप को भी देख सकते हो, अपने बच्चे को भी देख सकते हो। इसलिए महिलाओं में, इसलिए मैंने बताया 2 कहानी हो गए। तीसरा, फिर लैक्टेटिंग वुमन होती है, अपना भी काम करना पड़ता है, उसको बच्चे को भी देखना है, उसको फीड भी कराना है, तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है हमेशा। और एट द टाइम ऑफ मीनोपॉज के टाइम भी कई बार महीनों तक ब्लीडिंग होती है महिलाओं में, तो ब्लीडिंग होने का मतलब शरीर से ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर फिर एक्स्ट्रा हमें आयरन चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा हमेशा ब्लड की कमी होती है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा ध्यान देना इस चीज़ का। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की यहाँ पर बात करते हैं। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है और उनको एनीमिया डिटेक्ट हो जाता है, उसके बाद किस तरह से आयुर्वेद के जरिए आप उसका इलाज करते हैं? किस तरह की औषधि, जड़ी बूटियों को आप इलाज में शामिल करते हैं ताकि जो शरीर में जो एनीमिया है उसको कहीं ना कहीं मात दी जा सके? देखिए, सबसे सिंपल तरीका तो है कि आप आयरन पॉट में खाना खाएं। आयरन पॉट में खाने से आपको नेचुरली एक माइल्ड अमाउंट में डेली, क्योंकि खाना तो सुबह शाम 2 टाइम खाएंगे, और अगर घर में आयरन पॉट में खाना बन रहा है तो आपके शरीर में थोड़ा बहुत आयरन तो अपने आप ही आ जाएगा। दूसरा, किशमिश आयरन का बहुत बढ़िया स्रोत है, तो अगर आप मतलब किशमिश पर डे 10 किशमिश भी आप भिगा के मॉर्निंग में सोख करके उसको खाते हैं तो वो अच्छा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जैसे जाड़े आए तो पालक है, मेथी है, सरसों है, इसका सब्जी खाएं, किसी भी रूप में आप खाएं। चुकंदर है, चुकंदर का सूप है, गाजर का सूप है, गाजर है, इनको लें, सीजनल लें। बिना सीजन की कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऋतु के हिसाब से भी जो प्रकृति हमें देती है, कोई चीज़ जिस मौसम में दे रही है यानी कि उसकी उस समय ज़रूरत है, इसलिए वो दे रही है। और इसलिए जो सीजनल वेजिटेबल्स नहीं है उनको तो महंगी भी होती है, इकोनॉमी के हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली एनीमिया जो लो सोशियो इकोनॉमिक में अधिक पाया जाता है, जो वाला बैकग्राउंड है, तो उसमें तो उनके लिए अच्छा है कि सीजनल होगा तो सस्ता होगा, तो वो आराम से खा सकते हैं।
तो उसको लें। आपका अनार है, आंवला है, और आपका चुकंदर है, मैंने बताया, गाजर बताया, सेब है, तो इनका किसी भी रूप में आप सेवन करें। फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं तो ये आपके शरीर में आयरन को बढ़ाएंगी। ये तो खाने की बात हो गई। दूसरा, हाँ, फिर मेडिसिन, मतलब अगर आप डेली इतना करेंगे तो शायद आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर किसी और कारण से ब्लड लॉस अधिक हो रहा है तो सबसे पहले तो हमें तो जो कॉज है एनीमिया का, जो कॉज है, अगर डिफिशियंसी एनीमिया तो इससे ठीक होगा, लेकिन कॉज है तो वो अंडरलाइनिंग कॉज जिसके कारण एनीमिया हो रहा है, पहले तो हमें वो कॉज रिमूव करना चाहिए, चाहे कोई भी कारण। उसके बाद फिर हमें खून को बढ़ाने के लिए या हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए तब हम मेडिसिन देते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन है, पुनर्नवा मंडूर है, लोहा सब है, बोधकारी वटक वगैरह हैं, तो हम उनको भी देते हैं। तो ये अच्छा काम करते हैं। फिर वहाँ पर आपके नवायस लॉ है, धात्री लॉ है, सब काम करते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एनीमिया के पेशेंट को आयुर्वेद के हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए? कुछ दिनचर्या को लेकर या उनकी किस तरह से उनकी जीवन चर्या होनी चाहिए ताकि ये बीमारी पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पा सके? देखिए, अगर आप दिनचर्या का पालन करते हैं तो एनीमिया यानी आप कई सारी बीमारियों से बच जाते हैं। आयुर्वेद में दिनचर्या का बिल्कुल बहुत अच्छा वर्णन है कि आपको अपने आप को सन के हिसाब से शेड्यूल करना है। अगर आप सन के या प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो आप कम बीमारियों के शिकार होंगे। अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे, सोते के समय जागेंगे, जागने के समय सोएंगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रकृति के अगेंस्ट जाते हैं। आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब होती है। इसके कारण आपके बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है और फिर आप एनीमिया यानी कई और बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। जब हम नदी की धारा के साथ बहते हैं तो हम कम एफर्ट्स में भी काफ़ी कुछ गेन कर लेते हैं, और प्रकृति के अगेंस्ट जाने का मतलब है आप नदी की धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, तो आपकी अनेक एनर्जी वेस्ट होगी, आपको इतना स्ट्रेस और एंजाइटी और वो प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। तो फिर और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए हेल्थ सबसे ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है, और वैसे भी कहा गया है देशज भाषा में कि पहला सुख निरोगी काया। तो यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप बाकी चीज़ों को कैसे एंजॉय कर पाएंगे, कैसे उसका उपभोग कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रकृति के अनुकूल चाहें। दिनचर्या हमें यही सिखाती है और ऋतुचर्या भी हमें यही सिखाती है कि कैसे हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर अपनी लाइफ को लीड करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को लेकर जानकारी दी और बताया कि एनीमिया उनको किस कदर परेशानी उनके लिए खड़ी कर सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र की लड़कियों की अगर बात की जाए, 14 से 18 साल की लड़कियों की यहाँ पर बात की जाए, तो उनमें आयरन की कमी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, और किस तरह से जिनके घर में इस उम्र की लड़कियाँ हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह की उनका खान पान होना चाहिए, माओ को विशेष रूप से अपना और खासतौर पर उन बच्चियों की डाइट में क्या कुछ शामिल करना चाहिए? नहीं, आजकल के टीन एज के साथ ये प्रॉब्लम है, उनके पास मार्केट में खाने के इतने सारे ऑप्शन हैं कि वो घर का खाना खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल हमारे साथ ये है। मेरी भी अपनी बेटी टीन एज में ही आ गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ और कि घर पे ही खाए। तो सबसे पहले तो खुद को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप खुद को कंट्रोल करें। आप घर में 3 टाइम खाना बनाएं। अगर आप घर में 3 टाइम खाना बनाएंगे तब बच्चा 3 टाइम घर में खाना खाएगा, और उसको खाने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं, क्योंकि उनके सिलेबस में तो है कि आप बैलेंस डाइट क्या है, आपके डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, बैलेंस डाइट में क्या कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन कैसे होने चाहिए, मिनरल्स क्या होने चाहिए, पता है उन बच्चों को। बट कहीं ना कहीं लैक है कि हम नहीं समझ पाते, तो कुछ उनके टेस्ट के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करके खिला सकते हैं। बच्चे अगर गाजर नहीं खा रहे तो सूप में दे दीजिए, चुकंदर नहीं खा रहे सूप बना के दे दीजिए, चुकंदर की बर्फ़ी बना के दे दीजिए, गाजर का हलवा बना के दे दीजिए। थोड़ा सा डाइट को मॉडिफाई करके उन बच्चों को देना चाहिए। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, ये 2 जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन पे कहीं ना कहीं वो असर डालते हैं। ये जंक फूड जाके एक तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत लो होती है, कैलोरी बहुत अधिक होती है, बट न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। दूसरा, ये आपकी टेस्ट बड को तो बहुत अच्छे लगते हैं बट आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो वो नुकसान करते हैं। आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन का जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर डेफिशिएंसी होगी। ये एज ऐसी है जहाँ पर आपने बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको पढ़ाई में भी ध्यान देना है, आपको स्पोर्ट्स में भी या अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए।
यदि आप एनीमिक होंगे तो सब नहीं कर पाएंगे, तो लाइफ में आपसे कई चीज़ें छूट जाएंगी। तो जितना पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा इतने मार्क्स लाए, वो कथक भी सीखे, वो भरतनाट्यम भी सीखे, वो जूडो भी जाए, वो ताइक्वांडो भी करे और क्लास में भी अच्छी परफॉर्म हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, वो कब कर पाएगा अच्छा? जब हेल्दी होगा, जब उसके अंदर एनर्जी अच्छी होगी तभी तो कर पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए वहाँ पर डाइट आती है कि वो फ्रूट्स ले, वेजिटेबल ले, वो अपना पूरा डाइट ले। और सबसे तो अच्छी है कि जो हमारी डाइट हमारे दादी नानी लोग खाते थे, अगर हम अपने बच्चों को हफ्ते में 4 दिन भी वो खिला सकें, ठीक है। बच्चे जंक फूड कहते हैं तो उनका टाइम शेड्यूल कर दिए, ठीक है। हफ्ते में 21 मील हैं, 21 मील में से आप 20 मील या 15 मील हमारे मन के खा लो, आपके बाकी 6 मील आपके मन के। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि 6 मील उनको अपने मन के जंक फूड खिला दिए, बट बाकी 15 मील तो कम से कम हम अच्छा खिला सके उनको। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बैलेंस रखा जाए कि अगर बाहर का भी खा रहे हैं लेकिन कोशिश ये कि ज़्यादा घर वो खाना घर पर खाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनको शायद माइल्ड एनीमिया के सिम्टम्स हैं या वाकई जो एनीमिया से ग्रसित हैं, तो किस तरह की आप उनको सलाह देना चाहेंगे ताकि एनीमिया से दूर रहा जा सके? नहीं, मैंने आपको इसलिए कहा कि आप आयरन पॉट का इस्तेमाल करें, और जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो खाना खाते थे आप उसको खाएं, सीजनल खाएं बिल्कुल। और उसकी डाइट और अपनी दिनचर्या का पालन करें। देखिए, जब आपकी डाइट और डेली रूटीन बिल्कुल ठीक होगा और आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। तो इसलिए, लेकिन एक्सरसाइज भी इसलिए उतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बॉडी में जो मिनरल्स हैं उसकी एब्जॉर्प्शन की ताकत को बढ़ा देती है। तो आप इसलिए और आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आप न्यूट्रिशन भी वाला खाना खा पाएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये 3 है। मेडिसिन सबसे लास्ट में है, मेडिसिन पे फर्स्ट नहीं आना है। फर्स्ट अपने डाइट को कंट्रोल करना है, अपने डेली रूटीन को करना है, सीजन के हिसाब से खाना खाना है और एक्सरसाइज करनी है। मतलब सबसे लास्ट में मेडिसिन सबसे लास्ट में कहूँगी, मेडिसिन फर्स्ट नहीं। बिल्कुल, यानी कि घर पर भी आप संतुलित खाना खाएं, व्यायाम करें तो कहीं ना कहीं आप इस बीमारी से कोसों दूर रह सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने समय निकाला और एनीमिया को लेकर आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का आपको ये एपिसोड हमारा संजीवनी का बेहद पसंद आया होगा। अगली बार एक और विषय के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।